आज कोरोना काल की वजह से हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आज मैं आप लोग को 10वीं और 12वीं का सेम टॉपिक जो कि प्रकाश का अपवर्तन है, आपके 12वीं में भी है और आपके 10वीं में है, तो दोनों को फायदा मिल जाए तो हम यही पढ़ाना चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या है, कैसे होता है। हम इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे, गहराई से डीपली नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है प्रकाश का परावर्तन का। आप इससे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किसी अपवर्तक सतह या परावर्तक सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। थोड़ा अलग होता है अपवर्तन उससे। अपवर्तन के लिए हमको एक या दो से अधिक माध्यमों की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो जब कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं ये प्रकाश किरण है, हम इसको नाम देते हैं आपतित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब माध्यम होता क्या है, तो माध्यम कहने का मतलब है जिससे प्रकाश का आवागमन होता है। और लोहा कोई माध्यम नहीं है क्योंकि उससे प्रकाश आर पार तो जा नहीं सकता है। तो पारदर्शी और जिससे प्रकाश आर पार जा सके वो माध्यम कहलाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि विरल सघन किसको बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटली इसको जाना चाहिए यू दिशा हम मान लेते हैं, परंतु वहां ना जाके या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा, यानी कुल मिला के अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और प्रकाश के मार्ग विचलन की यही घटना आपका कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो सीधा सीधा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और मार्ग विचलन की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब मार्ग विचलित कब होगा, जब एक माध्यम और दूसरे माध्यम के बीच में अपवर्तनांक अलग अलग होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्तनांक होता क्या है। डेंसिटी कहने का मतलब कोई माध्यम सघन है, कोई माध्यम विरल है, किसी माध्यम का अणु पास पास है, किसी माध्यम का अणु दूर दूर है, तो उन चीजों के बीच में अपवर्तन की घटना होती है, अन्यथा नहीं। अगर आप कहेंगे कि पहला माध्यम पानी है, दूसरा माध्यम भी पानी है, तो दोनों में प्रकाश अपवर्तित, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों माध्यम सेम है और सेम रहेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी। अपवर्तन की घटना के लिए जरूरी है कि माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग हो या माध्यम ही अलग अलग हो। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग से विचलित हो जाती है और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम आगे अब छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में और जानेंगे। जैसे आने वाली किरणें कहलाती हैं आपकी आपतित किरणें। इसको कंप्लीटली मिटा लेते हैं। ये दोनों माध्यमों के बीच की सतह होती है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, या कहते हैं 12वीं की भाषा में अंतरा पृष्ठ, जहां से प्रकाश के अपवर्तन की घटना कंप्लीट होती है। ठीक, अब जो प्रकाश किरणें आती हैं उसको नाम देते हैं हम आपतित किरण। आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है या आपतित होती है जहां पर, वो कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। अब एक चीज आता है कि अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत, अब लंबवत आप सब समझते होंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत, दो कंडीशन है, अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली किरण, ये आपतन बिंदु से होकर गई और अपवर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट भी की है, ये कहलाता है आपका अभिलंब। क्लियर है। आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है वो कहलाता है आपका आपतन बिंदु। ठीक है, अब उसके पश्चात अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली किरण कहलाती है आपका अभिलंब। क्लियर है कि अपवर्तक पृष्ठ से लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली किरण आपका कहलाएगी अभिलंब।
अब होगा कि अपवर्तन की घटना में जब आपतित किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जाना इधर चाहिए उसको, पर होगा गया कि वो इधर चली गई, मतलब कि वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये जो किरण जा रही है ये कहलाता है आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में एक कोण बनता है जिसका नाम देते हैं हम आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण तथा आपके अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण, जिसे आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जितना विचलित हुआ है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है डेल। डेल कहने का मतलब होता है विचलन कोण। विचलन कहने का मतलब कि जहां उसको जाना चाहिए था उस दिशा से उसने कितने डिग्री का विचलन लिया, तो कहलाता है आपका विचलन कोण। हमने आज कुछ डेफिनेशंस क्लियर किए। सबसे पहला था आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो रिवाइज करवा देता हूं मैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अंतरा पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें कहलाती हैं आपतित किरण। ठीक, जो किरणें मार्ग से विचलित हो जाती हैं, या कह सकते हैं एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाने पर जो प्रकाश किरणें विचलित होती है वह कहलाता है आपका अपवर्तित किरण। क्लियर है यहां तक के? ठीक, आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है वो कहलाता है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तथा अपवर्तक पृष्ठ से लंबवत जाने वाली किरण, दो कंडीशन है आपके। अभिलंब का डेफिनेशन पूछेगा तो कोई नहीं, फिर भी आपको उसको जानना चाहिए कि अभिलंब होने के दो कंडीशन है। पहला, उसको आपतन बिंदु से होकर गुजरना चाहिए, आपतन बिंदु से ही गुजरना चाहिए, और दूसरा उसको अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो आपका अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अभिलंब का डेफिनेशन एकदम क्लियर कि अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाली या गुजरने वाली किरण आपका अभिलंब कहलाती है। अब इसके बीच में एक डेफिनेशन आता है आपतन कोण किसको बोलते हैं। तो ये भी सिंपल है, आपके डायग्राम में पूरी दिख रही है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है आपका अपवर्तन कोण। तो दूसरा अपवर्तन कोण है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपका कहलाएगा अपवर्तन कोण। ये डायग्राम सफिशिएंट है आपको सब कुछ डेफिनेशन बताने के लिए। अकेले डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो सकती है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन में घटनाओं में माध्यम की एक आवश्यकता होती है। माध्यम कितने प्रकार का होता है? माध्यम आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आप स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो आपके लिए रोड एक माध्यम है। रोड की सहायता से आप स्कूल पहुंचते हैं और आप वापस घर आते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के आने जाने के लिए भी माध्यम होता है। हम दो प्रकार के माध्यम समझेंगे, विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल और सघन, नाम से स्पष्ट है। विरल मतलब जिसके अणु दूर दूर होंगे, और सघन कहने का मतलब जिसके अणु पास पास होंगे। पर अणु कैसे अणु? तो ये डिपेंड करता है प्रकाशिक घनत्व पर, क्योंकि प्रकाश के गुजरने के लिए दीवार कोई माध्यम नहीं है, लोहा कोई माध्यम नहीं है, अणु तो उसमें भी है, जिनका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम हो। अब तुलनात्मक रूप से कैसे कम होगा मैं आगे बताता हूं आपको। विरल माध्यम कहने का मतलब जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम हो वो आपका कहलाएगा विरल माध्यम, और जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो वो कहलाएगा आपका सघन माध्यम।
विरल माध्यम कहने का मतलब जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम हो आपका विरल माध्यम कहलाएगा, और जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो आपका कहलाएगा सघन माध्यम। अब तुलनात्मक किस प्रकार से, तो आप देखेंगे मान लो मैं आपके पास 3 नंबर्स देता हूं 5, 10 और 15। अगर मैं बात करता हूं 15 को छुपा देते हैं, हम बात करते हैं केवल 5 और 10 में कौन बड़ा है, तो आप बताएंगे कि ये बड़ा है। लेकिन जब मैं अगर 5 को छुपा देता हूं और 10 और 15 में आपको तुलना करने के लिए कहता हूं, तो कि आप बताएंगे कि 15 बड़ा है जबकि 10 छोटा है। जब हमने 10 का तुलना 5 से किया तो 10 बड़ा था, लेकिन दूसरी 10 का तुलना जब हम 15 से करते हैं तो वो छोटा निकलता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है। तो जिसी प्रकार से हम 4 माध्यम लेते हैं, जैसे कि वायु के बाद ले लेते हैं जल, कांच और ये हीरा, ये हमारे 4 माध्यम है। अगर हम वायु और जल की बात करेंगे तो वायु हमारा विरल माध्यम है जबकि जल सघन माध्यम है। लेकिन जब जल और कांच की बात करेंगे तो जल हमारा विरल माध्यम हो जाएगा, कांच उससे ज्यादा सघन हो जाता है। लेकिन जब फिर पुनः आप जब कांच और हीरे की बात करेंगे तो कांच विरल माध्यम हो जाएगा और हीरा सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब हमने 2 लोगों का तुलनात्मक अध्ययन किया, उनमें जो विरल था, जो सघन था वो सघन था। ठीक है, तो इस प्रकार से आता है आपका कि वायु विरलता की बात की जाती है तो वायु सबसे विरल होता है, उसके बाद आपका जल, उसके बाद आपका कांच और लास्ट में आता है आपका हीरा। सबसे ज्यादा विरल वायु होता है, सबसे ज्यादा सघन होता है आपका हीरा। और जब सघनता की बात करते हैं तो हीरा सबसे ज्यादा सघन होता है, फिर कांच, फिर जल और फिर वायु। यानी कुल मिला के आप कहा जाए तो वायु सबसे विरल माध्यम है और हीरा सबसे सघन माध्यम है। ठीक है, ये हो गए आपके माध्यम विरल और सघन। विरल माध्यम कहने का मतलब जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक कम होता है, विरल माध्यम कहलाता है। और सघन कहने का मतलब जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है वो आपका सघन माध्यम कहलाता है। विरलता और सघनता का एक क्रम है जिसको आपको ज्ञात रहना चाहिए कि विरल कौन है और सघन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपवर्तन के नियम पर। कुछ घटनाओं के साथ नियम जुड़े होते हैं, थ्योरी जो बेस्ड होते हैं कि इन नियमों पर आधारित होंगे। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपका अंतरा पृष्ठ। ये जो चारों हैं एक ही समतल पर होते हैं, यहां कह सकते हैं एक ही बिंदु पर होते हैं। चारों घटनाएं केवल एक ही समतल पर होंगी। पहला तो एकदम सरल है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और अंतरा पृष्ठ एक ही समतल पर होते हैं। जबकि दूसरा का कहना है, देखिए हम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा साइन थीटा को हिंदी में ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या, टेन को स्पर्श ज्या बोलते हैं, पर उसकी जरूरत हमको नहीं है। साइन थीटा को ज्या बोलते हैं। तो सेकेंड नियम का कहना था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सेकेंड लॉ है आपका कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। निश्चित कहने का मतलब बदलता नहीं है, बदलता नहीं है कहने का मतलब वो कांस्टेंट है या अचर, जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हम बटा समझते हैं ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित यानी कि कांस्टेंट या कि अचर होता है, कभी भी नहीं बदलता है। तो हम उसको मानते हैं। अब जैसे आप सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे तो आपतन कोण की ज्या कहने का मतलब, ज्या कहने का मतलब साइन, आपतन कोण कहने का मतलब आई बटे अपवर्तन कोण कहने का मतलब आर साइन। इसका अनुपात निश्चित होता है यानी कांस्टेंट होता है आपका। कांस्टेंट की जगह हमने लिखेंगे म्यू, ये म्यू कहलाता है।
म्यू ही है आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी यहीं से परिभाषित होगा आपका। आप बता सकते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे हम कहते हैं पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। चूंकि इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम स्नेल था तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम आगे 12वीं में इसके बारे में और कंसिडर करेंगे। स्नेल का नियम क्या है बताएंगे तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई होता है। इसको स्नेल का नियम कहते हैं। आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, डन।